अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अवला यरौना अन्नहुम युफ्तनून फी कुल्ली आमिन मर्रतन औ मर्रतैनि सुम्मा ला यतूबून वला हुम यद्दक्करून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। ये कुरान से सूरह तौबा है, आयत नंबर 126 आयत नंबर है। इसका तर्जुमा शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। क्या ये देखते नहीं कि ये हर साल एक या दो बार बला में फंसा दिया जाते हैं, फिर भी तौबा नहीं करते और ना नसीहत पकड़ते हैं। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जज़ाकल्लाहु खैर। इसके बाद हमारा अहम टॉपिक है आज का ऑनलाइन सेशन का क्राइसिस, कोरोना क्राइसिस और हेल्थ मैनेजमेंट। इसके लिए मैं दावत देता हूँ ब्रदर डॉक्टर लुकमान अहमद खान। ये है एसएओ के सीएसी मेंबर है और तेलंगाना के पीआर सेक्रेटरी भी है। इंशाल्लाह मैं भाई से दावत देता हूँ कि वो उनके जो भी अहम टॉपिक का है इसका मौजू हमारे सामने पेश करें। औज़ुबिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन तंसुरुल्लाह यंसुरुकुम व युसब्बित अक़दामकुम। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। अज़ीज़ साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिना किसी ताख़ीर के मैं थोड़ा सा आप लोगों के सामने डायरेक्ट मौजू पे आ जाता हूँ, क्योंकि बाकिया चीज़ें हमारी किसी न किसी दूसरे प्रोग्राम में होती रहेंगी। मैं डायरेक्ट आपको इस कोरोना के हेल्थ क्राइसिस और उसको लेकर जो मैनेजमेंट है उस पे हम इंशाल्लाह गुफ्तगू करेंगे। आई होप आई एम ऑडिबल एंड विजिबल। इफ देयर इज एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम प्लीज अपडेट मी। हेलो जी अल्हम्दुलिल्लाह लुकमान भाई, क्लियर ओके, है चलो आवाज। शुरू करते हैं। जैसा कि भाइयों आप और मैं इतना ज़्यादा अभी अवेयर है, इस बात को जानते हैं कि किस तरह से कोरोना जैसी एक वबा इस दुनिया में आई है। और 2020 में ये वबा जो है ना पूरे दुनिया को हिला के रख दी थी। दुनिया के समाजी निज़ाम को, दुनिया के मुआशी निज़ाम को और दुनिया के घरेलू हालात को, दुनिया की इकोनॉमिक सिस्टम, दुनिया का हर पढ़ने का, देखने का तरीक़ा, तालीमी निज़ाम, हर वो निज़ाम के ऊपर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान इसने पेश किया था। और साइंस के एतबार से, तिबी नुक्ते नज़र से और ख़ास तौर पर नॉलेज का जो वेस्टर्न रेनाइसेंस है, उसके बाद ये सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है जो कोविड ने पूरी दुनिया में पेश किया। और वो एक कोविड का एक पहला एक वेव था, एक फर्स्ट वेव था जो पूरी दुनिया में अच्छा खासा असर किया और इंडिया में भी बहुत ज़्यादा उसके मसाइल हुए। और फिर उसके बाद लेकिन पहले वेव में ऐसा एक मामला था कि जहाँ पर दूसरे कंट्रीज़ में ज़्यादा इफ़ेक्ट हुआ था, चाइना में, इटली में, जर्मनी में, फ्रांस में और यूएस में। नंबर ऑफ डेथ्स एंड नंबर ऑफ people getting affected and the level of damage it has made on the society, on the governance, on the legislation, on the economic system, ये सारा एक बहुत बड़ा मसला रहा। ओके, इंडिया में भी बहुत बड़ा मसला रहा। इंडिया में तो पहले इंडिया का जो फर्स्ट वेव का बिहेवियर था वो ऐसा था कि इंडिया में वायरस ही को नहीं समझे, उन्होंने वायरस को भी इस्लामोफोबिया नज़र से देखा और बिल्कुल अनसाइंटिफिक बिहेवियर रहा। अनसाइंटिफिक बिहेवियर से मुराद लाइक बेअक्ली या फिर बद नज़मी के साथ उनका रवैया रहा। और आम पब्लिक का, इन जनरल पब्लिक का भी, नॉट जस्ट पॉलिटिशियंस, आई एम नॉट जस्ट टॉकिंग इन अ पॉलिटिकल कमेंट्री वे, बट आम पब्लिक का भी वैसा ही बिहेवियर रहा। और उसके बाद जब लोगों ने महसूस किया कि ये एक ऐसी बीमारी है, जो एक नया वायरस है जो आ रहा है, तो बस उसको कॉन्स्पिरेसी थियरीज ही में घुमाते रहे। एंटी चाइना बिहेवियर, एंटी सॉवरेनिटी बिहेवियर, एंटी मुस्लिम बिहेवियर,
इस तरह से शुरू हुआ था। उसके बाद पॉलिटिकल गैम्बुट हमने देखने को मिला। फिर उसके बाद उसको लेकर जो प्रिवेंटिव मेथड्स है ना, वो प्रिवेंटिव मेथड्स जो भी होते हैं, लाइक कर्फ्यू के होते हैं, लॉकडाउन के होते हैं, उसको सेलिब्रेट किया गया। उसको साइंटिफिकली समझाया जाए या फिर उसको पब्लिक के दरमियान में लार्ज लेवल पे लाइफ के हर एस्पेक्ट में लाइफ चेंजेस, बिहेवियरल चेंजेस, सोशल एथिक्स, सोशल कॉन्ट्रैक्ट, सोशल ग्रूमिंग, इसके चेंजेस को लाने के लिए अगर कुछ भी गुफ्तगू नहीं हुई थी, ऐसा कोई सिविक सेंस को उभारने की कोशिश नहीं की गई थी। हर चीज को सेलिब्रेट किया जा रहा था, एडवर्टाइज किया जा रहा था, जिसकी वजह से पब्लिक भी जो है था उसे कहीं ना कहीं एक किस्म का होली वाला मोमेंट कर रहे थे। दे वर सेलिब्रेटिंग कोरोना एज ए होली फेस्टिवल। तो ये लेवल का हुआ, जिसकी वजह से फिर बहुत नुकसानात भी देखने को मिले। फर्स्ट वेव में जितने नुकसानात जानों के, मालों के और लोगों के हुए थे, उसमें सबसे बड़ा मसला असल में ओल्ड एज पीपल का था। बड़े लोगों के जो उम्र के अफराद होते हैं, लाइक 55-60 ईयर्स के लोग, उन लोगों की नंबर ऑफ डेथ बहुत ज़्यादा थी। और हॉस्पिटल्स लेकिन अच्छा खासा मैनेज कर लिए थे। हॉस्पिटल अंडर स्टाफ नहीं थे, हॉस्पिटल अंडर रिसोर्स नहीं थे, हॉस्पिटल्स के दरमियान में ऑक्सीजन की, वेंटिलेटर्स की, बेड्स की कोई किल्लत फर्स्ट वेव में हमको थोड़ा ज़्यादा महसूस नहीं हुई थी। अलबत्ता मैनेजमेंट और उसके अंडरस्टैंडिंग को ही लेकर बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। लेकिन अल्टीमेटली जो है ना, ये फर्स्ट वेव गुजर गया, अल्लाह का करम था। लेकिन ये हमारा ज़ाती एहसास था, मेरा खुद का ज़ाती एहसास था, और हमारे जैसे रुफ़क़ा का एक बहुत बड़ा एहसास था कि सेकंड वेव आएगा तो फिर दुनिया में सबसे बड़ा और बहुत बड़ी फुटकार इंडिया को होगी। ये नॉट जस्ट एक जज़्बाती एहसास था, लेकिन बाज़ाब्ता एक स्टैटिस्टिकली देखा जाए, एपिडेमियोलॉजिकली देखा जाए, मेडिकली देखा जाए, एंथ्रोपोलॉजिकली और सोशली जो फर्स्ट वेव को लोगों ने टैकल किया था, उस एतबार से हमारा ये एहसास था कि सेकंड वेव आएगा, और जब आएगा तो फिर बहुत बड़ी फुटकार हिंदुस्तान में होगी, पूरी दुनिया में ये एक इबरत साबित होगी। और ये चीज़ हम अभी हमारे सामने देख रहे हैं। अब आइए, जो ये सेकंड वेव है, ये सेकंड वेव असल में कोविड इमरजेंसी है, और सेकंड वेव एक म्यूटेशनल कोरोना वायरस है। पहले वेव से इंतहाई ज़्यादा मुख्तलिफ है, इंतहाई ज़्यादा खतरनाक है, और इंतहाई ज़्यादा आसानी से फैलता हुआ, फूलता हुआ, और लोगों की जानों को अपने हड़प में लेते हुए, लोगों की सांसों को बहुत ज़्यादा दबोते हुए, ये जो है इंसानियत को मारता जा रहा है। ऐसा लग रहा है, लाइक टू बी वेरी ऑनेस्ट, इस वबा की गुफ्तगू में मेरी वाइफ के अल्फाज थे कि उनका ये मानना है कि अल्लाह ताला ने इस उम्मत को जो ज़िम्मेदारी दी थी, वो ज़िम्मेदारी को सही अदा नहीं करने की बुनियाद पे शायद अल्लाह ताला इस उम्मत को या फिर इस तबक़े को मिटाकर अल्लाह ताला के काम को लेने के लिए कोई और पॉपुलेशन को लाना चाह रहा है, कोई और कौम को लाना चाह रहा है। तो ये जो एहसास है, असल में ये कुरानी सुन्नत का एहसास है, या फिर कुरानी एतबार से देखा जाएगा, जितने भी कौमें आई हैं, उनकी कौमों की गैर ज़िम्मेदारी की वजह से अल्लाह ताला ने उन कौमों के ऊपर अज़ाब डाला, और उनके दरमियान में पॉपुलेशन की कमी हो गई, और अल्लाह ताला ने किसी और की वहाँ पर पैदाइश की, और फिर वो कौम ने इंसान का और ये दीन का काम किया। तो ये वाला एहसास हमको ये सेकंड वेव के इस थिरकती हुई हालत को देखते हुए महसूस होता है। आगे बढ़ते हुए अभी रियल क्राइसिस क्या है अगर देखते हैं, मार्च के फर्स्ट वीक में कोरोना वायरस के केसेस शुरू हुए थे। म्यूटेंट वायरस शुरू हुए थे खास तौर पर। उसमें भी लाइक महाराष्ट्र में, नॉर्थ ईस्ट के कुछ जगहों पर, और कुछ दिल्ली के केसेस शुरू हुए थे। लेकिन बहुत सारे लोगों ने खास तौर पर एम्स के और दूसरे आईसीएमआर के और आईसीसीएसआईआर के ऐसे बहुत सारे साइंटिस्ट लोगों ने अपने एडिटोरियल्स में, न्यूज़पेपर में कहा था कि ये जो वायरस है, ये जो नए केसेस आ रहे हैं, ये बिल्कुल लास्ट वेव के यानी कोरोना फर्स्ट वेव के पेंडिंग केसेस नहीं है। ये एक दूसरी ही फेज है, ये दूसरा ही एक मरहला है जो हमको गौर करना चाहिए। लेकिन गवर्नमेंट का तो आपको मालूम है कि लाइक इलेक्शंस में बिजी थी, और फिर दूसरे पॉलिटिकल गैमुट में, पॉलिटिकल कनंड्रम और कैकोफनी में वो इंतहाई ज़्यादा मुलविस थी, और उसको जो है ना इस तरफ किसी भी किस्म की नज़रसानी करने का ज़रा भी एहसास नहीं रहा, जिसकी वजह से ये चीज़ फिर से फैलती रही। मार्च के सेकेंड वीक में और थर्ड वीक में महाराष्ट्र में ये बहुत ज़्यादा फैलता हुआ दिखा, और महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने लिटरली इस चीज़ को भनपा, और उसको भनपने के बाद उसने जो है ना वहाँ पर लॉकडाउन और वहाँ पर पाबंदियाँ वगैरह शुरू करना
देखने को मिला। इसलिए महाराष्ट्र में अच्छा खासा कंट्रोल हो रहा है, दूसरी जगहों पर कंट्रोल नहीं हो रहा है कंपैरेटिवली। नंबर ऑफ केसेस ज़्यादा देखने को मिल रहे होंगे महाराष्ट्र में, लेकिन कंपैरेटिवली कंट्रोल वहाँ पर अच्छा हो रहा है। वहाँ की गवर्नमेंट में सोशल और साइंटिफिक बिहेवियर हमको अच्छे खासे देखने को मिलेगा। अब धीरे-धीरे अप्रैल में तो पूरे इंडिया में हर स्टेट में से आपको केसेस देखने को मिले थे। अप्रैल फर्स्ट वीक में 1 लाख केसेस पर डे आपको देखने को मिले थे। अप्रैल के सेकंड वीक में 3 लाख केसेस पर डे देखने को मिले थे और अभी अप्रैल के थर्ड वीक में और फोर्थ वीक में जो है ना ये 4 लाख केसेस देखने को मिल रहे हैं और ये प्रोजेक्शन है कि मई में ये जो है ना 10 लाख केसेस पर डे जाएगा और ये जो है ना मोर देन 12,000 डेथ्स पर डे होगा और ये हालत आगे जाके बहुत बुरी होने वाली है, ठीक है। इसको अगर कंपेयर करते हैं तो वैक्सीनेशन ड्राइव के साथ कंपेयर करते हैं, यानी एक हो गया कोरोना का फर्स्ट वेव, ठीक है। वो फर्स्ट वेव हो गया, उसको गवर्नमेंट ने सेलिब्रेट किया कि हमने कोरोना से जीत हासिल कर ली और फिर वैक्सीनेशन को सबसे ज्यादा प्रोडक्शन करने वाला इंडिया था। पूरे वर्ल्ड में हाईएस्ट नंबर ऑफ वैक्सीन प्रोड्यूस करने वाला इंडिया था और वो उसको भी इस तरह सेलिब्रेट कर रहा था कि वो वैक्सीन को वो दूसरे कंट्रीज को गिफ्ट कर रहा था और वो गिफ्ट करने को भी विश्व गुरु के उस क्या कहेंगे सिकोफेंसी वाले बिहेवियर में ला रहा था, यानी सिकोफेंसी वाला बिहेवियर यानी तारीफ के मशगले, ठीक है। तो वैक्सीनेशन सबसे ज्यादा प्रोड्यूस इंडिया में हुआ और वैक्सीनेशन जो है ना पूरा का पूरा दूसरे कंट्रीज को इंडिया ने स्प्रेड किया, डोनेट किया, एक्सपोर्ट किया। लेकिन बावजूद उसके ये सेकेंड वेव में जहां पर एक दिन में 10 से 12 लाख केसेस पॉजिटिव आ रहे हैं, अभी पूरे हिंदुस्तान में सिर्फ 13 करोड़ लोगों ने वैक्सीनेशन किया है। ओनली 13 करोड़ आउट ऑफ 130 करोड़ पीपल। ये मजाक नहीं, ये खुल्लम खुल्ला मजाक है। ये गोया लोगों के सामने मुंह पे मजाक करना है। गवर्नमेंट यहाँ पर अंधेरे में रहकर या फिर नादानी में या फिर बेवकूफी में नहीं होता, ये खुल्लम खुल्ला गवर्नमेंट जो है ना मुंह पे मजाक कर रही है कि एक ऑलरेडी कोरोना का फर्स्ट वेव हुआ था और उसके वक्त जो है ना सबसे ज्यादा वैक्सीन प्रोडक्शन करने वाला इंडिया हो गया था, बावजूद उसके जो है ना वैक्सीन को बाहर एक्सपोर्ट किया गया था। लेकिन हालत ऐसी है कि ऐसे सेकेंड वेव में जहां पर 10 से 12 लाख पर डे केसेस आ रहे हैं, वहां पर सिर्फ 13 करोड़ लोग वैक्सीनेशन दिए जा रहे हैं। तो ये हालत हिंदुस्तान के गवर्नमेंट की है, हिंदुस्तान की पब्लिक सरकार की है। ये मुझे और आपको समझने की जरूरत है। आगे बढ़ते हुए सेकेंड वेव की जो असल हालत है ना, वो ऐसी हालत है कि ये सेकेंड वेव के जो सिम्टम्स है और जो सेकेंड वेव कोरोना वायरस का जो अफेक्टेड होने वाले जो टाइप्स ऑफ पीपल है, ये भी बहुत डाइवर्स हैं। लेकिन इसके सिम्टम्स बिल्कुल रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन के बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, बहुत सारे हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि वही केसेस यहाँ पर वही प्रोग्राम्स वही क्राइटेरिया यहाँ पर सेट हो। लाइक जस्ट फीवर, बॉडी पेन्स, लॉस ऑफ टेस्ट, लॉस ऑफ स्मेल, कॉफ एंड ब्रेथलेसनेस, ये सिम्टम्स ही होना जरूरी नहीं है, ठीक है। अभी बहुत सारे दूसरे सिम्टम्स है, जनरलाइज्ड वीकनेस खुद एक सिम्टम है, चेस्ट पेन एक सिम्टम है, हियरिंग लॉस एक बहुत बड़ा सिम्टम निकल के बाहर आया है, ड्राइनेस ऑफ द माउथ एंड ये भी एक नया सिम्टम कोरोना का है। या फिर asymptomatic 20% ऑफ द पॉजिटिव केसेस इन सेकेंड वेव आर asymptomatic। ये एक नया रिपोर्ट है आईसीएमआर का जो मुझे और आपको गौर करना है। दूसरा जो अहम पॉइंट है सेकेंड वेव ऑफ कोरोना वायरस का, वो ये है कि ये डबल म्यूटेंट है, 2 मरतबा म्यूटेशन हो गया है। लास्ट टाइम का जो कोरोना वायरस था वो 200 माइक्रोन साइज था, लेकिन अभी ये 20 माइक्रोन साइज है, ऐसा कुछ यहाँ पर रीडिंग आ रही है। यानी ये अपने शेप को, अपनी शक्ल को और अपनी जो वजूद है, वो जो जरासीम जो होते हैं ना, वो बहुत माइक्रो मीटर में होते हैं और वो जरासीम की जो शक्ल होती है और वो जिस तरह से पनपता है और जिस तरह से डिवाइड होता है, जिस तरह से वो फैलता है ना, वो उसकी पूरी हालत को ये कोरोना वायरस में तब्दील कर दिया है। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक ये जस्ट डबल म्यूटेंट नहीं है, ये एक ट्रिपल म्यूटेंट है, ठीक है। तो ये असल में अभी हालत है। अभी ये कोरोना वायरस की एक जनरल कंडीशन आपको बता रहा हूँ। अभी पब्लिक के दरमियान में क्या हालत है, लेट मी नो आई एम ऑडिबल एंड विजिबल। एक्चुअली मुझे कॉल्स आ रहे हैं, जब कॉल आता है ना तो वीडियो कट हो जाता है। तो टेल मी, एम आई ऑडिबल इन बिटवीन प्लीज, ताकि कंटिन्यूटी बाकी रहे। जी जी रुकमान भाई, ऑडियो क्लियर है आपका, वीडियो भी क्लियर है। ओके, मैं ये दरमियान में पूछता रहूंगा, डोंट टेक मी रॉन्ग, क्योंकि जी कॉल्स जी कोई पेशेंट्स बात की नहीं। बहुत ज्यादा आ रहा है। आई होप एवरीबडी इज फॉलोइंग मी, राइट? बिकॉज ये जो इन्फॉर्मेशन है, मैं आप लोगों को बहुत ज्यादा रिसर्च के बाद बोल रहा हूँ। दिस इज आई एम श्योर दैट नोवेयर यू विल फाइंड दिस इन्फॉर्मेशन एंड दिस काइंड ऑफ एनालिसिस।
SIO ने ही ये चीज़ों को इस नुक्ते नज़र से देखा है। तो आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग मी। जी अल्हम्दुलिल्लाह। चलो फिर आगे बढ़ेंगे। तो ये जो सेकंड वेव का अभी पब्लिक डोमेन में जो हालत है, पब्लिक में जो अभी मसला हो रहा है, वो कितनी इंतहाई दर्जे का है और कितना बड़ा उसका मसला है, ये अगर हम देखेंगे तो पहले वेव में क्या हो गया था, गवर्नमेंट की पहचान में देरी हो गई थी। गवर्नमेंट बहुत देर से इस चीज़ को पहचानी थी और उसकी वजह से थोड़ा-सा मसले हुए थे, लेकिन उसके बाद हॉस्पिटल की जो कंडीशन होती है, डॉक्टर्स की जो टीम होती है, मेडिकली हेल्थ के जो सिस्टम है, हेल्थ केयर सिस्टम जो है ना रेडी टू टैकल था। थोड़े जगहों पर रिमोट एरियाज़ में और थोड़ा-सा अंडर डेवलप्ड स्टेट्स में ये मसला था। लेकिन सेकंड वेव की हालत ये है, ऑलरेडी एक मर्तबा ये हालत हॉस्पिटल्स में जाने के बावजूद भी ऑलरेडी ये पूरे के पूरे हेल्थ केयर सिस्टम को रीडिफाइन करना, उसको रीअसेस करना और हेल्थ केयर सिस्टम के अप्रोच को ही चेंज करना, उसकी पूरी पॉलिसी को चेंज करने की गुफ्तगू के बावजूद भी, पूरी दुनिया में इसके ऊपर बहुत बड़ा मुबाहिसा ठहरने के बावजूद भी, सेकंड वेव की हालत पहले वेव से इंतहाई ज़्यादा कच्ची है। मैं खराब है नहीं बोल रहा हूँ, खराब तो खाली वो तो पैंडेमिक की हालत है, कच्ची है। यानी बेड्स का मसला, ऑक्सीजन का मसला, वेंटिलेटर का मसला, इंजेक्शंस का मसला आपको सेकंड वेव में हो रहा है। आप थोड़ा गौर करिए मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। आप थोड़ा गौर करिए। लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे घरों में अगर बारिश होती है और 1 साल में अगर बहुत तेज़ बारिश हो जाती है और वो बारिश की वजह से ऊपर छत में या फिर खिड़कियों में या फिर आँगन में बहुत ज़्यादा पानी बह जाता है, तो हम क्या करते हैं नेक्स्ट ये अगले साल की बारिश आने से पहले हम लोग उसको प्रिपेयर कर लेते हैं कि उसका डिस्पोज़ल क्या अच्छे से हो जाए, उसका सीवेज सिस्टम अच्छे से अर्बनली प्लान हो जाए, उसका जो कैनाल्स होता है वो हो जाए और ये जो पानी का मसला है वो आगे जाके ना हो। तो इस तरह से लोग तैयार कर लेते हैं इंस्टेंट। तो ये तैयारी के करना होता है हमारे इस साल के रेनी सीज़न के बाद और जब सेकंड रेनी सीज़न आएगा, तो सेकंड रेनी सीज़न में हम लोगों को ये मसले नहीं होंगे। इतना तो हम प्रिपेयर्ड रहेंगे इसेंशियली। दूसरे मसले होंगे, वो दूसरे मसले शायद कुछ हो सकते होंगे, लेकिन पहले ईयर में जो मसाइल हुए थे, उस मसाइल को हम प्रिपेयर हो जाएँगे और वो प्रिपेयर के बाद सेकंड जब मसला होगा, तो ये फर्स्ट इश्यूज़ जो है ना हमको प्रॉब्लमैटिक सॉल्व नहीं करेंगे प्रॉब्लमैटिक नहीं होगा। एटलीस्ट हम इतना प्रिपेयर होते हैं। अभी हालत देखिए फर्स्ट वेव ऑफ कोरोना वायरस के बाद जो सेकंड वेव रहा, वो सेकंड वेव में एटलीस्ट हमारे लोग हेल्थ केयर सिस्टम प्राइवेट हो या फिर गवर्नमेंट हो, whoever it might be, वो एटलीस्ट बेड के लेकर तैयारी नहीं की है, ऑक्सीजन को लेकर तैयारी नहीं की है, वेंटिलेटर्स को लेकर तैयारी नहीं की है, इंजेक्शन को लेकर तैयारी नहीं की है। ये आप थोड़ा गौर करिए इस बात को लेकर कि हम कितने कच्चे हम अभी भी पूरी इंडियन पॉपुलेशन कितनी ज़्यादा डार्कनेस में जीती है, कितनी ज़्यादा लाइक अनसिविलाइज्ड है, अनएजुकेटेड है ये फिर लिटरेसी रेट ज़्यादा है लेकिन इलिटरेट बिहेवियर है। एटलीस्ट ये गवर्नमेंट को अलावा छोड़ के एनजीओज़ है या फिर मेरे और आप जैसे लोग हैं, मैं खुद हूँ या फिर आप खुद है जो इस ताल्लुक से तैयारी नहीं की थी, इस ताल्लुक से पॉलिसी नहीं बनाई थी, इस ताल्लुक से हमने गौर नहीं किया था। तो ये एक बहुत बड़ा मसला है। तो इसलिए अभी सेकंड वेव में क्या हो गया मालूम है? अभी लोगों के पास पैसा है, लोग जल्दी ट्रीट करना चाह रहे थे। फर्स्ट वेव में देर से कराना चाह रहे थे और लोग जल्दी ट्रीट कराना चाह रहे हैं। अमीर लोगों को ज़्यादा इफ़ेक्ट कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी जो है ना लोगों के पास बेड नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, वेंटिलेशन नहीं है, इंजेक्शन नहीं है, तो पीपल आर इन ए मेहम, पीपल आर इन केओस, पीपल आर इन सिचुएशन ऑफ हैवॉक। लोग भटक रहे हैं, लोग एक हॉस्पिटल से एक पेशेंट को एडमिट करने के लिए वो 10 हॉस्पिटल्स को फिर रहे हैं। यानी हॉस्पिटल जाना चाह रहे हैं, पैसा उनके पास है, रेडी है ट्रीटमेंट के लिए, लेकिन हालत उनके पास लेने की नहीं है। तो ये जो सिचुएशनल अरेस्ट है ना पीपल का, ये बहुत बड़ा मसला अभी सेकंड वेव पे पैदा कर रहा है। आगे बढ़ते हुए पब्लिक हेल्थ जो सिस्टम है गवर्नमेंट का, जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स है, पीएचसीज़ है, वो तो पहले से ही रेडी नहीं होती है और वो बहुत ज़्यादा अंडर प्रिपेयर्ड होती है। अभी तो वो अंडर प्रिपेयर्ड नहीं, इंतहाई ज़्यादा लाइक इम्पॉवरिश्ड हालत में है। यानी गरीब अगर कोई है तो वो जो है ना गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशन से, ये आप कह सकते हैं। ठीक है, इफ आई हैव टू डिफाइन इट इन दैट वे, ये एक बहुत बड़ा मसला है। तो फिर ऐसे क्राइसिस के मसले में हम मैनेज कैसे करेंगे? पब्लिक को कैसे मैनेजमेंट करने का तरीका आना चाहिए, ठीक है? ये अगर सवाल है, जो कि मैनेजमेंट का भी एक इश्यू था वहाँ पर, वो ये है कि पब्लिक पब्लिक जो है ना, आम पब्लिक
विदाउट एनी डिस्टिंक्शन, ठीक है, वो गवर्नमेंट के फैसिलिटीज और गवर्नमेंट के सर्विसेज के ऊपर डिपेंड ना हो। आप थोड़ा गौर से सुनिए मैं क्या कह रहा हूँ। ऐसे हालात में पब्लिक का बिहेवियर क्या होना चाहिए आफ्टर दिस सिचुएशनल अरेस्ट आई एम टेलिंग, ठीक है। ऐसे हालात में गवर्नमेंट के पब्लिक सर्विस और फैसिलिटीज में वो जो है ना डिपेंडेंट ना हो, होती है ठीक है, लेकिन पब्लिक को चाहिए कि पब्लिक जिस तरह से किसी एक ग्रुप को हेल्प करने के लिए क्राउड फंड करती है या फिर हेल्प करती है, सोशल सर्विस करती है, ठीक है, या फिर फंड जमा करती है ना गरीबों को देने के, वैसा पब्लिक को चाहिए कि पब्लिक एक साथ सबके सामने आए और कलेक्टिवली क्राउड में सब ग्रुप एकजुट होकर अपने अपने पोटेंशियल को उसको चाहिए कि वो क्राउड फंड करे। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस वन। पब्लिक ओपनली आए, जिसके पास जगह है, जिसके पास पैसा है, जिसके पास इक्विपमेंट है, जिसके पास नॉलेज है, जिसके पास आइडियाज है, जिसके पास यानी बेड्स है या फिर मेडिसिन है या फिर प्लांट्स है, इंडस्ट्रीज है, ये पब्लिक खुद जो है ना बाहर आके अपना पोटेंशियल सामने डाल के अपना खुद का एक हेल्थ केयर सिस्टम एड हॉक यानी टेम्परेरी बट इमरजेंसी रीजंस के लिए बनाए। I hope you are understanding me. Anyone please ping me? Hello. Hello. जी 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 I hope you're understanding me, right? Like for example, जी जी ये जो मैं बता रहा हूँ कि गवर्नमेंट अब यहाँ पर मैं जहाँ रहता हूँ यहाँ पर गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, वो अंडर स्टाफ होके और अंडर प्रिपेयर्ड है। प्राइवेट हॉस्पिटल्स ले नहीं रहे हैं, बेड्स वगैरह खाली है। तो ऐसे सिचुएशनल अरेस्ट में क्या चाहिए कि मेरे डिस्ट्रिक्ट में रहने वाले सारे के सारे लोग अपने पास रहने वाला हर वो पोटेंशियल स्किल रिसोर्स इक्विपमेंट फैसिलिटीज उसको जो है ना वो वहां पर फंड करे और वो फंड करके जो है ना वो पब्लिक खुद जो है ना अपना एक एडहॉक हेल्थ केयर सिस्टम को एस्टैब्लिश करे। ये जो है ना मैनेजमेंट का अप्रोच होना चाहिए। ये गुफ्तगू अभी लिटरली ये वाली गुफ्तगू लिटरली गवर्नमेंट भी नहीं कर रही है, प्राइवेट एनजीओज भी नहीं कर रहे हैं और दूसरे इदारे भी नहीं कर रहे हैं। कुछ प्राइवेट एनजीओज हैं जो मसाजिद को या फिर किसी चर्चेस को या फिर टेम्पल्स को, गुरुद्वारे को, स्कूल्स को कन्वर्ट कर रहे हैं हॉस्पिटलाइजेशन में, लेकिन उनका नजरिया ऐसा नहीं है, सिर्फ बेसिक फैसिलिटीज का है। ये नजरिए के साथ अगर वो आगे बढ़ते हैं, ये जो अगर पॉलिसी होती है, तभी जाके सेकेंड वेव ऑफ कोरोना जो है ना पूरे की पूरे पॉपुलेशन को वो जो है ना स्टेबलाइज करेगी। ये असल में हमारा मैनेजमेंट का अप्रोच होना चाहिए। हेल्थ मैनेजमेंट की अगर जहां तक बात है, अगर सपोज पब्लिक में कोरोना पॉजिटिव आता है तो वो अपने आप को कैसे मैनेज करें, वो ये होता है कि उसका जो आंसर होना चाहिए, मैं मुख्तसर अंदाज में कहता हूँ, वो ये है कि पब्लिक अपने कोरोना पॉजिटिव को पहले का पहले हॉस्पिटलाइज्ड वाले अप्रोच में ना जाए। एवरी पॉजिटिव नीड नॉट और शुड नॉट बी एडमिटेड इन द हॉस्पिटल। ऐसा करने से क्या हो रहा है, ऐसे बहुत सारे अमीर लोग हैं जिनके पास पैसा है, तो नॉर्मल पॉजिटिव आने के बहाने वो पूरे के पूरे हॉस्पिटल में एडमिट हो जा रहे हैं, जिसकी वजह से अगर मिडिल क्लास के लोग हैं या फिर लोअर क्लास के लोग हैं या फिर अपर क्लास के ही लोग लेकिन जो सीरियस हैं, जिनको लिटरली हॉस्पिटलाइजेशन की भी जरूरत है, वो जो है ना उनको जो है ना बेड अवेलेबल नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से फिर लोग डेथ हो रहे हैं। यानी जिसको प्रायोरिटी बेस पे बेड की जरूरत है उसको बेड अवेलेबल नहीं हो रहा है, और जिसको प्रायोरिटी बेस पे बेड की अवेलेबल जरूरत नहीं है, सिर्फ होम आइसोलेशन की जरूरत है, वो बेड पे है और जो है नंबर ऑफ डेथ्स बहुत बढ़ जा रहे हैं। तो नंबर ऑफ डेथ्स पब्लिक हेल्थ मैनेजमेंट में, इतने नंबर ऑफ डेथ्स होने में सिर्फ गवर्नमेंट का फेल्यूर नहीं है, यहाँ पर पब्लिक की अंडरस्टैंडिंग का भी फेल्यूर है। हम उमूमन सिर्फ गवर्नमेंट पे उंगली उठाते थे, इससे पहले मैं भी गवर्नमेंट के ऊपर उंगली उठा रहा था, लेकिन वो सिर्फ वन एंगल है। दूसरा एंगल ये है कि पब्लिक के पास अकल नहीं है, पब्लिक जो है अपने आप को कैटेगराइज नहीं करती है, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा मसला है। तो हेल्थ केयर का जो मैनेजमेंट होना चाहिए पर्सनल लेवल पे, वो ये होना चाहिए कि एवरीबडी गेट टेस्टेड, द वन हु इज हैविंग सिम्टम, द वन हु इज हैविंग exposed without any criteria, abhi everybody get tested, the one who is positive without symptoms थोड़ी देर के लिए अपने कारोबार को बंद कर ले, अपने मसरूफियात को बंद कर ले, थोड़ा लॉस वो सह लें और घरों में रह जाए, आइसोलेशन कर ले। इस तरह से अगर मास लेवल पे एवरीबडी गेट टेस्टेड ना, दोज हु आर एसिम्टोमेटिक एंड पॉजिटिव, दोज हु आर असिम्टोमेटिक यानी सिम्टम्स नहीं है, दोज हु आर असिम्टोमेटिक एंड पॉजिटिव वो घरों में रह जाएंगे।
और आप एक मर्तबा गौर करिए, कोरोना वायरस को फैलाने में कौन साथ देते हैं? कोरोना वायरस को फैलाने वाले वो लोग हैं जो एसिम्प्टोमेटिक और पॉजिटिव है। जो सिम्प्टोमेटिक और पॉजिटिव है तो वो तो घरों में बैठा हुआ है ना, डरा हुआ है, हॉस्पिटल में है। देयरफॉर हू इज स्प्रेडिंग कोरोना वायरस? एसिम्प्टोमेटिक एंड पॉजिटिव लोग स्प्रेड कर रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा कंक्लूजन है। तो उस हिसाब से सबको टेस्ट करना चाहिए, और जो लोग एसिम्प्टोमेटिक और पॉजिटिव है वो घर में रहें, तो 90% स्प्रेड छूट जाएगा। और जो सिम्प्टोमेटिक और पॉजिटिव है वो तो वैसे भी घरों में है ना, उनको तो फिर से मेडिकल मैनेजमेंट करना है। उस हिसाब से पहले सब लोग टेस्ट करा लें, जो एसिम्प्टोमेटिक और पॉजिटिव वो घरों में रहें, और जो सिम्प्टोमेटिक पॉजिटिव है वो जो है ना अपने ट्रीटमेंट को ठीक से मैनेज कर लें। तो ये असल में हालत होनी चाहिए। अल्लाह खैर करे। तो ये एक हेल्थ अप्रोच है। उसके अलावा और बहुत सारी गुफ्तगू है जो मेरे पास मेरे नज़दीक है, जो मैं चाहूँगा आपको बोलूँ। लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि इस अंडरस्टैंडिंग के बाद मैं यहाँ पर अपनी गुफ्तगू को छोड़ देता हूँ। और मैं चाह रहा हूँ कि आप लोग सवाल तो के तौर पे उसको पूछिए, और मैं वो सारी की सारी गुफ्तगू आपको उस सवाल के जवाब में दूँ। तो ताकि हमारी गुफ्तगू और भी ज़्यादा असरअंदाज हो सके, ठीक है? तो ये एक छोटा-सा पिक्चर है कोरोना के क्राइसिस को लेकर, मैनेजमेंट को लेकर, जहाँ पर मैंने क्रिटिसिज़्म भी दिया, जहाँ पर मैंने पॉलिसी लेवल चेंजेस भी लाने की गुफ्तगू की है, और मैंने दूसरी गुफ्तगू भी वहाँ पर की है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे और आपको उम्मत का, मिल्लत का, इंसानियत का एक बेहतरीन असासा बनाए। इंसानियत के मसाइल को हल करने में अल्लाह ताला मुझे और आपको इल्म से नवाज़े, हिकमत से नवाज़े, इदराक से नवाज़े, और हमारे बाजुओं में ताक़त अता करे। हमको जो है ऐसे हालात में बहुत ज़्यादा हसासियत के साथ, बहुत ज़्यादा क्या कहेंगे, अक़ली हिकमती पहलुओं को और मंसूबाबंदी के साथ हमको काम करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, और हमको जो है ना इस इंसानियत को बचाने में हमारी मदद फ़रमाए, और हमें खुद अल्लाह ताला इस वबा से बचाए, हमारी हिफ़ाज़त करे, हमारे घरों की, हमारे माँ-बाप की, हमारे बड़ों की हिफ़ाज़त करे, और हमारे मामलात को दुरुस्त फ़रमाए। अल्लाह ताला हमारे इस काम को कबूल करे, और इस तरह से इस्लाम के लिए ज़्यादा मर मिटने, इस्लाम के लिए काम करने, और इस्लाम के लिए हमारी मवाक़िआत को बढ़ाने में अल्लाह ताला मेरी मदद फ़रमाए और आपकी मदद फ़रमाए। रब्बिग़फ़िर व अंत खैरुर राहिमीन, व आख़िरु दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। Let's I hope we go for Q&As. जी अल्हम्दुलिल्लाह लुकमान भाई, हमारे पास बेहतरीन टॉपिक, अहम टॉपिक हमारे पास था, और उसे अच्छे अंदाज से लुकमान भाई हम को जो समझ में आने के लैंग्वेज है उसमें पेश करे थे, इसके लिए मैं उनको शुक्रगुजार हूँ। उसके बाद इस पैंडेमिक में ऐसे वो जो स्टूडेंट्स इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया है, इस इमरजेंसी टाइम में उनका क्या कंट्रीब्यूशन है, इस अहम टॉपिक के लिए मैं दावत देता हूं ब्रदर एजाज अहमद, मीडिया सेक्रेटरी एसएओ आंध्र प्रदेश। और जो भी क्वेश्चन एंड आंसर है वो चैट बॉक्स में टाइप करिए। अगर आप सीधा सवाल करना होंगे तो हैंड रेस करिए, इंशाल्लाह आखिरी ये टॉपिक के बाद हम आपको मौका देंगे। एजाज भाई, मैं आपसे कंटिन्यू करिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी आवाज आ रही ना? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी आवाज आ रही। जी, इस प्रोग्राम में शिरकत फरमा भाई लुकमान, सीएसी मेंबर एसएओ इंडिया और पीआर सेक्रेटरी एसएओ तेलंगाना, और भाई रोशन मोहिद्दीन, जेडेसी मेंबर एसएओ आंध्र प्रदेश, और दीगर इलाकों से शिरकत फरमा यूपीस, एईओस और मेंबर्स। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो मैं मेरी गुफ्तगू को तेलुगु में रखना चाहता हूँ, इजाजत है ना रोशन भाई? जी अल्हम्दुलिल्लाह। जी जी। तो उर्दू से मैं उतना वाकिफ नहीं हूँ, इसलिए मैं तेलुगु में कुछ मेन पॉइंट्स बोलना चाहता हूँ।
अभी मैं थोड़ी एक 15-20 मिनट पहले ज्वाइन किया था एक प्रोग्राम को, और अल्हम्दुलिल्लाह भाई लुकमान ने बहुत बेहतरीन अंदाज में एक्सप्लेन किया है। और भाई का एक और टॉपिक था, जब पैंडेमिक का वेव 1 था तो ऐसे आंध्र प्रदेश की साइड से भाई का एक टॉपिक था, तो वो रिकॉर्डेड सेशन भी सुना है मैंने। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे अंदाज में भाई जो है जो पैंडेमिक के सिचुएशंस है और उसको टैकल करने के जो भी सॉल्यूशंस है वो हमारे सामने रखे हैं जी। तो मैं जहाँ तक मुझे टॉपिक दी गई है, तो ये पैंडेमिक सिचुएशन में एसईओ इंडिया का जो रोल है खिदमत खल्क के दौर से, उसके बारे में चंद बातें कहने को कहा गया है। तो मैं अपनी गुफ्तगू को तेलुगु में रखूंगा। तो मैं सुबह में जब फेसबुक देख रहा था तो एक छोटा सा कोटेशन आ गया, तो वो आपके सामने रख के मैं आगे पढ़ता हूँ। वो ये है, చిన్న తలనొప్పితో పాటు విపరీతమైన భయమున్నా చనిపోతాం. కరోనా సోకినా కూడా కాస్తంత ధైర్యంగా ఉంటే బతికేస్తాం. లోకంలో ఏ ఫార్మా కంపెనీ తయారు చేయలేని ధైర్యం అనే మందు మన గుండెల్లోనే ఉంది. ఇప్పుడు వాడాల్సిన సమయం వచ్చింది, అవసరం వచ్చింది. దీనికి అర్థం ఏంటంటే, మనకి చిన్న జలుబు చేసినా గానీ అది నార్మల్ జలుబు అయినా కానీ ఒకవేళ విపరీతమైన భయం మనలో ఉంటే డెఫినెట్లీ చచ్చిపోతాం. చచ్చిపోయే స్థితికి వచ్చేస్తాం మనం మెంటల్. అదే కరోనా లాంటి మహమ్మారి సోకినా గానీ ధైర్యంగా ఉన్నామంటే దాన్ని కూడా జయించొచ్చు. మీరు ఒక్కసారి ఈ రోజు పేపర్ కనుక చూస్తే 99 ఏళ్ల బామ్మ 10 రోజుల కింద కరోనా వచ్చిందంట. తను లేచి కూర్చుంది, ఈ రోజు నెగిటివ్ అని తేలింది. అంతా కలిసి ఇంటికి పంపిస్తున్నారు డాక్టర్స్ అందరూ. అంటే 99 ఏళ్ల బామ్మే ధైర్యంగా ఉండి కరోనాని జయిస్తే 20, 30 ఏళ్ల 40 ఏళ్ల మనుషులు జయించలేరా దాన్ని? కాబట్టి ప్రస్తుత సమయంలో మనకు కావాల్సిందంటే ధైర్యం. అది మనకి కావాలి, ఎదురుగా వచ్చిన ఎవరికైనా కరోనా సోకిందో వాళ్ళకి కావాలి. కాబట్టి ఈ విపత్కర పరిస్థితుల్లో మనం చేయాల్సిన మొదటి పని ఏంటంటే, మనం సేఫ్ గా ఉంటూ, మనం హెల్దీగా ఉంటూ, మనం ధైర్యంగా ఉంటూ, మనతో పాటు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళకు కూడా ధైర్యం చెప్తాం. మనం చూస్తూనే ఉంటాం, చాలా వీడియోస్ ఒకటి సర్క్యులేట్ అవుతుంది. మన ఇంటి పక్కన వాళ్ళకి కరోనా వచ్చింది, ఇంటి ఎదురు వాళ్ళకి కరోనా వచ్చింది, మీ ఇంటికి రాలేదు. అయితే ఏం చేస్తారు అంటే, ఏముంది ఇంటి తలుపులు వేసేసుకొని ఇంట్లోనే కూర్చుంటాం, వాళ్ళిద్దరికి తగ్గేంత వరకు మనం బయటికి రాము అని చెప్పి ఒక వీడియో సర్క్యులేట్ అయింది. అయితే దాని ద్వారా ఎవరైతే వక్త ఉన్నారో ఆయన ఏం చెప్పదలుచుకున్నారంటే, ఇలాంటి టైంలో, నార్మల్ టైంలో ఎలాగో పలకరించాము, ఇలాంటి కరోనా సోకింగ్ టైంలో అయినా కానీ ధైర్యం చెప్తే వాళ్ళకి మీరు జీవితాంతం వాళ్ళని పోషించాల్సిన అవసరం లేదు. కరోనా వచ్చిన 4 రోజులు వాళ్ళకి వెళ్ళి, మీకేమన్నా మందులు కావాలన్నా మేము తీసుకొచ్చిస్తాం, మీకేమన్నా తిండికి ఏమన్నా ఇదిగా ఉంటే కూడా మేము చేసి పెడతాం అని చెప్పి కాస్త ధైర్యం చెప్తే, దాని నుంచే సగం అనేది వాళ్ళకి, ఆ ధైర్యం నుంచే సగం కోలుకోవటం అనేది జరుగుతుంది. కాబట్టి ఈ ధైర్యాన్ని మన క్యాడర్ మరియు మన తోటి ప్రజలందరూ ఇతరులకు ఇస్తారని ఆశిస్తున్నాను. అయితే ఎప్పుడైతే పాండమిక్ వచ్చిందో, ఈ పాండమిక్ టైం కంటే ముందల ఎస్ఏఓ చేసిన కాంట్రిబ్యూషన్స్ కొన్ని చెప్పుకుందాం. అదేంటంటే, మీరు ఒకసారి హిస్టరీ చూస్తే లాస్ట్ 4-5 years లో మనకి ఏదో ఒక ఎమర్జెన్సీ సిచ్యువేషన్ వస్తూనే ఉంది. అది కేరళ ఫ్లడ్స్ కానివ్వండి, చెన్నై ఫ్లడ్స్ కానివ్వండి, మొన్న వచ్చిన హైదరాబాద్ ఫ్లడ్స్ కానివ్వండి, ఎందులో అయినా కానీ ఎస్ఏఓ ఏంటంటే తన మోటో ఏదైతే ఉందో, మెయిన్ మోటో ఏదైతే ఉందో దాంతో పాటు ఇలాంటి ఎమర్జెన్సీ సిచ్యువేషన్స్ లో ఎస్ఏఓ వాలంటీర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళందరూ ఏంటంటే ఫ్రంట్ లైన్ లో ఉండి ఈ ఎమర్జెన్సీ సిచ్యువేషన్స్ ని ట్యాకిల్ చేశారు. అది మీరు కేరళ ఫ్లడ్స్ లో చూసుకోవచ్చు. ఆ టైంలో నహస్మాలా గారు జాతీయ అధ్యక్షులుగా ఉన్నారు. ఆయన సొంతంగా దిగి సోషల్ సర్వీస్ లో పాల్గొన్నారు. మనం మొన్న జరిగిన హైదరాబాద్ ఫ్లడ్స్ లో కూడా ఈవెన్ జమాత్ లో ఉన్న పెద్ద కార్యకర్తలు, కార్యదర్శులు కూడా ఆ సోషల్ సర్వీస్ లో దిగి చాలా మందికి హెల్ప్ చేశారు. సో ఇది తరతరాలుగా మన ఆర్గనైజేషన్ అని కాదు, మన ముస్లిం సహోదరులు అందరిలో వస్తున్న ఒక నైజం ఇది. ఎప్పుడైతే ఎమర్జెన్సీ సిచ్యువేషన్ వస్తుందో ఆ టైంలో మనం ఫ్రంట్ లైన్ లో ఉండి ఎవరైతే నీడీ పీపుల్ ఉన్నారో వాళ్ళకి హెల్ప్ చేస్తాం. అలాగే ఈ సంవత్సరం కూడా లాస్ట్ ఇయర్ కరోనా వచ్చినప్పుడు, 2020లో కరోనా వచ్చినప్పుడు కూడా దేశమంతటా మనం దాదాపు కొన్ని కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు చేసి
సోషల్ సర్వీస్ అనేది చేసాం. అందులో చాలా వరకు కాంట్రిబ్యూషన్ ఎస్ఏఓ నుంచి కూడా ఉంది, చాలా వరకు కాంట్రిబ్యూషన్ మన ఆంధ్రప్రదేశ్ నుంచి కూడా ఉంది. అయితే ఈ సంవత్సరం ఏంటంటే ఎప్పుడైతే వేవ్ 2 అనేది ఎక్కువగా వ్యాప్తి చెందుతుందో ఈ టైంలో సెంట్రల్ ఏం చేసిందంటే ఒక కోవిడ్ రిలీఫ్ టాస్క్ ఫోర్స్ అని చెప్పి ఒకటి క్రియేట్ చేసింది. దీని ద్వారా ఏంటంటే ఎవరికైతే ఆక్సిజన్ కావాలో, ఎవరికైతే ఆక్సిజన్ బెడ్స్ అవైలబిలిటీ కావాలో, ఎవరికైతే ప్లాస్మా కావాలో, ఎవరికైతే మెడిసిన్స్ కావాలో వీటన్నిటిని డేటా మనం తీసుకొని ఎవరికైతే నీడీ పీపుల్ ఉన్నారో వాళ్ళకి అథెంటిక్ సోర్స్ ద్వారా మనం హెల్ప్ చేసే ప్రయత్నం చేసాం. దీనికి మెయిన్ హెల్ప్ లైన్ ఏంటంటే మన ఢిల్లీలో ఉంది. దానికి మేజర్ సిటీస్ లో విజయవాడలో వచ్చేసి, ఆంధ్రప్రదేశ్ లో విజయవాడ, తెలంగాణలో వచ్చేసి హైదరాబాద్, ఇలా మేజర్ సిటీస్ లో కూడా ఏంటంటే దాని తరపున వాలంటీర్స్ ఉన్నారు. అయితే ఇది పెట్టడం గల మెయిన్ కారణం ఏంటంటే ఇందాకే బ్రదర్ లుక్మాన్ గారు చెప్తుంటే మనం విన్నాం. చాలా మంది ఏంటంటే హాస్పిటల్స్ కొరత వల్ల చనిపోయిన వాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు. నా ఆడియో అనిపిస్తుందా అండి? నాకేదో మెసేజ్ వచ్చింది ఆడియో రావట్లేదని. नहीं आपका ऑडियो क्लियर है। ఆక్సిజన్ బెడ్స్ లేకపోవడం వల్ల చాలా మంది చనిపోయారని చెప్పి మనం విన్నాం. అలాగే కొన్ని మెడిసిన్స్ ఉన్నాయి, ఎమర్జెన్సీ మెడిసిన్స్, అవి దొరక్క చాలా మంది చనిపోయినట్టు మన దగ్గర న్యూస్ పేపర్లోనే ఉన్నాయి. ఇలాంటి టైంలో మనం ఏం చేసామంటే ఈ 4 మెయిన్ క్రైటీరియాస్ ఏమైతే ఉందో, ఆక్సిజన్ బెడ్ అవైలబిలిటీ, ప్లాస్మా డొనేషన్, తర్వాత ఆక్సిజన్ అవైలబిలిటీ అండ్ మెడిసిన్స్ ఎక్కడ దొరుకుతుంది, ఈ 4 క్రైటీరియాస్ మీద మెయిన్ గా మనం హెల్ప్ లైన్ అనేది స్టార్ట్ చేసాం. ఇదేం చేస్తుంది అంటే జనరల్లీ ఎవరికైతే ఆక్సిజన్ బెడ్ కావాల్సి వస్తుందో వాళ్ళు హెల్ప్ లైన్ కాల్ చేస్తారు. హెల్ప్ లైన్ వాళ్ళు ఏంటంటే ఆ రిలవెంట్ ఏరియాస్ కి అవి ఫార్వర్డ్ చేసి వాళ్ళకి కరెక్ట్ సోర్స్ అందేలాగా చూస్తారు. ఇలా మనం చూసుకుంటూ పోతే దేశం మొత్తంలో ఒక ఫిగర్ అంటూ లేదు, కాకపోతే చాలా వరకు మనం SOS SIO అనే ఒక హ్యాష్ ట్యాగ్ తో చాలా మందికి హెల్ప్ చేసినట్టు మనం చూస్తూనే ఉన్నాం. అలాగే మన ఆంధ్రప్రదేశ్ లో కూడా మనం ఏం చేసామంటే చాలా మందికి ఏదైతే ఎమర్జెన్సీ మెడిసిన్స్ ఉన్నాయో ఆ ఎమర్జెన్సీ మెడిసిన్స్ ఈవెన్ వైజాగ్ లో ఉన్న వాళ్ళు నెల్లూరు నుంచి తెప్పించుకున్న సంఘటనలు కూడా ఉన్నాయి. ఇటు రాయలసీమ వైపు ఉన్న వాళ్ళందరూ హైదరాబాద్ నుంచి తెచ్చుకున్న సంఘటనలు కూడా ఉన్నాయి. అయితే ఈ టైంలో మనం చేసిన మెయిన్ హెల్ప్ ఏంటంటే SAO సైడ్ నుంచి మెయిన్ గా మీ ప్రకాశం నుంచే భాయ్ రోషన్ మొహిద్దీన్ గారు నేను కలిసి చాలా వరకు చేసాము. ఇక్కడ మేము చేసింది ఏంటంటే ఎక్కడో వైజాగ్ నుంచి మాకు కాల్ వచ్చేది, ఇలా ఫలానా ఇంజెక్షన్ మాకు కావాలి, ఇక్కడ దొరకట్లేదు అని చెప్పి. మనం వాళ్ళకి ఏంటంటే ఎక్కడైతే దొరికిద్దో, అది ఒంగోలులో దొరికినా నెల్లూరులో దొరికినా మనం వాళ్ళు సొంతంగా కాల్ చేసి అది కరెక్ట్ వెరిఫైడా కాదో తెలుసుకొని వాళ్ళకు ప్రైస్ అన్ని కలుసుకొని అక్కడ వైజాగ్ లో ఉన్న పేషెంట్ కి చెప్పేవాళ్ళం, ఇక్కడ దొరుకుతుంది, ఎవరైనా మీ రిలేటివ్స్ కానీ లేదా మీరైనా వచ్చి తీసుకోగలిగితే తీసుకోండి అని చెప్పి. అలా మేమేంటంటే దాదాపు ఒక 100 పైన మెంబర్స్ కి ఈ మెడిసిన్స్ ద్వారా హెల్ప్ చేసాం. తర్వాత మేం చేసిన ఇంకో హెల్ప్ ఏంటంటే ఆంధ్రప్రదేశ్ తరపు నుంచి ఒక బులెటిన్ అనేది రిలీజ్ అయింది. అందులో ప్రతి డిస్ట్రిక్ట్ కి సంబంధించిన హాస్పిటల్స్ అనేవి కొన్ని ఉన్నాయి. అందులో కొన్ని ఫేక్ ఉన్నాయి, కొన్ని రియల్ ఉన్నాయి, అది వేరే సంగతి. అయితే మేం చేసింది ఏంటంటే ఎక్కడైనా కర్నూలులో ఎవరికైనా O2 లెవెల్స్ తగ్గిపోయి ఆక్సిజన్ హాస్పిటల్ కావాలి అని వస్తే మేము సొంతంగా ఆ బులెటిన్ నుంచి కర్నూలులో ఉన్న హాస్పిటల్స్ అన్నిటికీ తెలుసుకొని ఆ అవైలబిలిటీ ఉన్న నంబర్స్ ఏదైతే ఉందో అది పేషెంట్స్ కి చేరవేశాం, చాలా వరకు పేషెంట్స్ కి. సో అలాగే దాంతో పాటు ఇప్పుడు ప్రెసెంట్ ఏంటంటే ప్లాస్మా థెరపీ ద్వారా చాలా వరకు రికవరీ రేట్ ఉందని చెప్పి తెలుస్తుంది డాక్టర్స్ ద్వారా. అయితే ఈ ప్లాస్మా ఇవ్వటానికి ఎవరు ముందు రాకపోయింటే మేము ఎవరైతే ప్లాస్మా డోనర్స్ లిస్ట్ ఉందో, చాలా వెబ్సైట్ ఉన్నాయి ప్లాస్మా డోనర్స్ కోసం, ఆ డోనర్స్ ని కాల్ చేసి వాళ్ళకి రిక్వెస్ట్ చేసి చాలా మంది వరకు ప్లాస్మా అనేది అందించాము. సో అలాగే ఇదే కాకుండా కొన్ని చోట్ల ఫినాన్షియల్ హెల్ప్స్ అనేవి కూడా జరిగాయి. అది ఎంతవరకు జరిగాయి అనేది కరెక్ట్ ఫిగర్స్ లేవు, కానీ అల్హమ్దుల్లా ఆల్ ఓవర్ ఇండియా ఎక్కడున్నా కానీ ఈవెన్ పెద్ద MNCs కంపెనీస్ లో పనిచేసే వాళ్ళు కూడా #SOS SIO అని చెప్పి యూజ్ చేసి చాలా వరకు హెల్ప్ అడగటం జరిగింది. వాళ్ళకి మనం లీడ్స్ కూడా ఇవ్వటం జరిగింది. అయితే ఇందులో మనం ఇంకో విషయం మెయిన్ గా చెప్పాల్సింది ఏంటంటే ఇందులో బాగా యాక్టివ్ గా పార్టిసిపేట్ చేసింది ఏమంటే మన సదరే తంజీమ్ మరియు జనరల్ సెక్రటరీ.
సల్మాన్ భాయ్ మరియు ముజక్కిర్ గారు ఇందులో ఏంటంటే ఈవెన్ రాత్రి 12ంటికి కూడా వాళ్ళు వాట్సాప్ లో ఏదైతే గ్రూప్స్ ఉన్నాయో అందులో యాక్టివ్ గా ఉండి ఎవరికైనా కావాలంటే వెంటనే మెసేజెస్ మాకు ఫార్వర్డ్ చేసేవాళ్ళు. కాబట్టి ఇలాంటి లీడర్స్ దొరకటం కూడా ఒక రకంగా మన అదృష్టం. కాబట్టి ఈ ఏదైతే హెల్ప్ లైన్ ఉందో ఇది నాకు తెలిసి గత 7 days గా వర్క్ అవుతుంది. ఇప్పటికీ ఈ కాల్లో ఉన్న వారికి ఎవరికైనా హెల్ప్ కావాలంటే మీరు ఫేస్బుక్ ద్వారా కానీ వాట్సాప్ ద్వారా కానీ ఫేస్బుక్ ట్విట్టర్ ద్వారా మీ యొక్క ట్వీట్ ని #SOSSIO తో కానీ #SOSSIO AP తో కానీ ఈవెన్ తెలంగాణ అయితే SIO తెలంగాణతో కానీ లేకపోతే రైట్ సల్మాన్ అని చెప్పి మన సదరే తంజీమ్ యొక్క ట్విట్టర్ అకౌంట్ దీనికి మీరు గనక ట్వీట్ చేస్తే దానికి సంబంధించిన లీడ్స్ అనేవి SIO మీకు ప్రొవైడ్ చేస్తుంది. మనం ఏంటంటే ఇండైరెక్ట్ గా హెల్ప్ చేసి ఒకరి ప్రాణాలను కాపాడిన వాళ్ళం అవుతాం. అయితే ఏదైతే మనం హెల్ప్ చేసామో అవి అయితే నేను క్లుప్తంగా చెప్పేశాను. మీకు బహుశా అర్థమైందని ఆశిస్తున్నాను. అయితే నేను నా మాటని ఒక చిన్న కవితతో ముగిస్తాను. అదేంటంటే దేశమంతటా వాయుకోత, పెరుగుతున్న మృత్యువాత, ఆసన్నమైనది ఆపద్బాంధవుడి రాక, ఉపశమనం కలిగించున్న వచ్చే టీకా. దేశమంతటా వాయుకోత, పెరుగుతున్న మృత్యువాత, ఆసన్నమైనది ఆపద్బాంధవుడి రాక, ఉపశమనం కలిగించున వచ్చే టీకా. ఆసుపత్రి ఖర్చులకు ఇల్లుపాయే, తీరా ఇంటి దీపమేమో ఆరిపోయే. ఎన్నో జీవితాలను మొయ్యలేని భారం, కంటికి కనపడని జీవి చేసిన ఈ గాయం. చేతికందిన కొడుకు చితిమంటల్లోకి, ప్రాణమిచ్చిన తమ్ముడు వెళ్ళిపోయే పైకి. అమ్మ చేతి గోరుముద్దలు ఇక రావే మన నోటికి, నాన్నతోటి ఆ నడకలు తీసుకెళ్లాయి కాటికి. మానవుడి సహనానికి ఇది ఒక పరీక్ష కదా, ఇప్పటికైనా చేయకండి మీ సమయాన్ని వృధా. గుర్తుండిపోద్ది ఈ 2 సంవత్సరాల గాథ, ఆ దైవమే చల్లగా చూడాలని అందరికీ సదా. కాబట్టి చిన్న కవితతో నేను ముగిస్తున్నాను. మీరు ఏదైనా హెల్ప్ కావాలంటే మళ్ళీ ఇంకోసారి చెప్తున్నాను, #SOSSIO తో కానీ #SOSSIO AP తో కానీ రైట్ సల్మాన్స్ అనే హ్యాష్ తో కానీ మీరు ట్విట్టర్ లో లేదా ఫేస్బుక్ లో పోస్ట్ చేయొచ్చు. మా వాలంటీర్స్ ఫ్రమ్ ఢిల్లీ టు కన్యాకుమారి ఎక్కడైనా మీకు హెల్ప్ కావాలంటే ఈ #, ద్వారా పోస్ట్ చేస్తే దాని నుంచి మేము ఏదైనా లీడ్స్ దొరికితే మీకు డెఫినెట్లీ సాయం చేసే ప్రయత్నం చేస్తాము. దీంతో నేను నా యొక్క చిన్న ఏదైతే వివరణ ఉందో దాన్ని ముగిస్తాను. అస్సలాము అలైకుం వరహమతుల్లాహి వబరకాతుహు. जज़ाकल्लाहु खैर एजाज भाई। जो SIO स्टूडेंट्स का जो तंजीम है वो इस इमरजेंसी टाइम में एक अहम मौका लेके कैसा सोशल सर्विस कर रहा बोल के उन्होंने अपने बातों में हमारे सामने रखे थे। ये अहम है कि SIO टास्क फोर्स के नाम से, जो कोविड टास्क फोर्स के नाम से जितना भी हो सका हमें लीड्स दे के मदद कर रहे हैं। ये SIO का अहम सर्विस है इस पैंडेमिक के लिहाज से। और इस मौजू पे आपको कुछ डाउट्स है या आप कुछ पूछना चाहते हैं, आपने अहम स्पीकर को बोले तो आप चैट बॉक्स में डाल सकते हैं या आप हैंड रेस कर सकते हैं। जी एक मिनट, एक्चुअल सी जो लुकमान भाई का कॉल डिस्कनेक्ट हुआ था वो रीजॉइन कर रहे हैं, इंशाल्लाह 2 मिनट वेट करिए। आई एम हियर। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम लुकमान भाई। लुकमान भाई चैट बॉक्स में हमारे पास कुछ सवाल आए थे,
ओके, आई एम सॉरी हाँ आई लेफ्ट बिकॉज एक मरकज का प्रोग्राम चल रहा था, वो भी कोविड के ऊपर था, तो मुझे वहाँ कुछ बोलना था एक्चुअली, तो इसलिए जी मैं जी, कुछ देर के लिए मैं वहाँ आपके गया। लिए रीड करता हूँ इंशाल्लाह, कोई बात नहीं। पहला सवाल है, why only 13 crore population vaccinated? Why government not able to get confidence of public having misconceptions on vaccine? So which vaccine is good, Covaxin or Covishield? Why only 13 crore people got vaccinated? गवर्नमेंट का फेल्यूर है ये तो, ठीक है। गवर्नमेंट ने वैक्सीनेशन का जो प्रोग्राम होता है उसको पॉलिटिकल डोमेन में लाया, उसके बाद उसके वैक्सीनेशन में भी जो है ना एक किस्म का बिलीफ सिस्टम को जनरेट नहीं किया, ठीक है। और फिर वैक्सीनेशन के पूरे प्रोग्राम को एग्जीक्यूशन और स्ट्रेटेजाइजेशन भी बहुत कच्चे लेवल पे किया। ये 3 मेन रीजन जिसकी वजह से वैक्सीनेशन उतने कम नंबर पे हुए हैं, मैंने 3 रीजंस कहे हैं, ठीक है। दूसरी बात, कौन सा पब्लिक क्यों इतनी पैनिक होके है, वो इसलिए होके कि इंडियन पीपल tends easily divided. They can easily get divided if any topic is divided in an ideological perspective or political perspective. कोई भी आइडियोलॉजी और पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव अगर एक टॉपिक को डिवाइड करते हैं तो इंडियन पब्लिक डिवाइड हो जाती है। तो गवर्नमेंट को चाहिए था कि कोविड को वो जो है ना इसमें डिवाइड ना करें, आइडिया में भी डिवाइड ना करें और पॉलिटिक्स में भी डिवाइड ना करें, लेकिन गवर्नमेंट ने इसको किया, जिसकी वजह से क्या हो रहा, अब हिंदुस्तान में बहुत हजार किस्म के लोग रहते हैं, हजार किस्म ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं पॉपुलेशन में, तो उस हिसाब से एवरीबडी हैव देयर ओन आइडियोलॉजिकल बिलीव्स एंड दे हैव एवरीवन पॉलिटिकल बिलीव। तो इस वजह से गवर्नमेंट के ऊपर भरोसा, ट्रस्ट नहीं हुआ, जिसकी वजह से अभी भी पब्लिक डोमेन में ये बिहेवियर है। तो ये पब्लिक में ये जो बिहेवियर है, ये जो ट्रस्ट डेवलप नहीं हो सका, उसकी प्योरली पब्लिक ही वजह नहीं है, गवर्नमेंट खुद उसकी एक वजह है, ठीक है। दैट इज व्हाट आई वुड से। यस। अच्छा, कौन सा वैक्सीन अच्छा है बल्कि बोल रहे हैं, दोनों वैक्सीन अच्छा है, देयर इज नो डाउट इन दैट वन, बट पर्सनली एज ए डॉक्टर एंड एज योर ब्रदर आई वुड सजेस्ट गो फॉर कोवैक्सीन कंपैरेटिवली टू कोविशील्ड। ओके, कुछ भाई हैंड राइज किए थे, खालिद और इमरान, अनम्यूट करके अपना सवाल करिए। अस्सलाम वालेकुम लुकमान भाई। वालेकुम सलाम। जी, वो सवाल था मेरा कि जैसा कि आप क्राउड फंडिंग के बारे में बता रहे थे टेम्पररी पब्लिक हेल्थ सेंटर्स को लेके, अगर से अरेंज भी कर दिए भी समझो, तो व्हाट अबाउट द डॉक्टर्स एंड हेल्थ स्टाफ, बिकॉज इनका तो वैसा भी स्केर्सिटी इंडिया में है जो रेशियो से हम देखते हैं। There are thousands of people who are ready, doctors who are ready to come on triage system, ready है पब्लिक केयर में आने के वास्ते। अब एसएओ का खुद का कितना बड़ा प्लेटफॉर्म बन गया, देखिए उसमें सारे एसएओ के डॉक्टर्स नहीं है, बाहर के डॉक्टर्स हैं, लेकिन वो लोग एसएओ की इस सर्विस को बिलीव करते हैं, इस पब्लिक हेल्थ केयर मैनेजमेंट को बिलीव करते हैं। तो like I myself have trained 100 doctors, or at least had a training session with 100 doctors of SIO's program, but everybody came out of humanity, out of the spirit of service. So obviously it's very possible अगर बनाते हैं सिस्टम को। जी, और दूसरा सवाल है, बीइंग ए डॉक्टर, व्हाट इज योर सजेशन रिगार्डिंग द मास गैदरिंग्स, स्पेशली द रिलीजियस एक्सेट्रा? नॉट जस्ट मास गैदरिंग एंड रिलीजियस गैदरिंग, वो तो दूर की बात है। मैं तो ये बोल रहा हूँ कि 2 महीने के वास्ते कोई अपने घर से ना निकले, अपने कारोबार को लॉस में लेके चले जाएं, अपने तालीम को थोड़े दिन के लिए छोड़ दें, ठीक है, अपनी प्रीवियस सेविंग्स को ये 2 महीने में यूज कर लें, तो एटलीस्ट यू विल लिव, यू विल सर्वाइव। अगर खुदा ना खास्ता कोई 40 to 45 ईयर का कोई बंदा मर जाता है, if one of a person is dying ना, then the whole generation, more than 2 generation will be affected. अभी वही हो रहा है, there are a lot of people dying of this age, so it's better not to go out। अब बाहर ही मत जाए, डबल मास्क यूज करें, सैनिटाइजेशन यूज करें और प्रिकॉशंस को इस्तेमाल करें, कुछ लॉस को सह लें, प्रीवियस सेविंग्स को इस्तेमाल कर लें, दैट्स नॉट अ बिग डील। गवर्नमेंट लॉकडाउन करेगी तो गवर्नमेंट का पूरा इकोनॉमिक सिस्टम ठप हो जाएगा, तो इसलिए हमको ऐसा करना चाहिए। वो रिलीजियस गैदरिंग, पब्लिक गैदरिंग तो दूर की बात है, ये तो मैं बहुत ज्यादा ही और स्ट्रिक्ट और सख्ती से कह रहा हूँ।
अस्सलाम वालेकुम लुकमान भाई। वालेकुम सलाम। जी लुकमान भाई, आजकल एक होम्योपैथी के ज़िमन में एक ज़्यादा सुनने में आ रहा, जिसमें जो है कोरोना वायरस प्रिवेंशन किट के नाम पर जो है इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने के लिए जो है थोड़े ड्रग्स या फिर जो है लिक्विड्स दिए जा रहे हैं। तो आपका क्या ख्याल है इस इम्यून I सिस्टम? myself have studied homeopathy. मैंने होम्योपैथी के बहुत सारी किताबें पढ़े हैं, एटलीस्ट फाउंडेशनल बुक्स मैंने पढ़ा है, और I have always admired homeopathy, even though I'm an allopathic doctor. But most allopathic doctors, not just most, there is no allopathic doctor in the world who will admire homeopathy per se, personally. But I admire homeopathy in lot of aspects, because I believe knowledge is diverse, and knowledge has its own variants, and every variant has its own doctrinal foundational credibility. तो इस हिसाब से मैं होम्योपैथी को पढ़ता हूँ. होम्योपैथी is really best in boosting the immune system. True. Homeopathy is really best in boosting immune system. That is true for sure. Therefore अगर वो किट दे रहे हैं तो ले लें, लेकिन वो कोरोना को प्योरली प्रिवेंट करेगा, ये आप नॉट जस्ट होम्योपैथी पे, नॉट जस्ट होम्योपैथी, इवन एलोपैथी पे भी डिपेंड ना हो, इवन वैक्सीनेशन पे भी डिपेंड ना हो. ठीक है, लाइक देयर इज नथिंग ऑल और नन अभी के लिए. एवरीथिंग इज लाइक लेट्स डू वर्क विद दैट, काम चलाएं अभी उसके लिए. ठीक है, लाइक वैक्सीनेशन से नेक्स्ट टाइम कोरोना का इन्फेक्शन नहीं होगा क्या? होगा, लेकिन नेक्स्ट टाइम कोरोना का जब इन्फेक्शन होगा तो वो उतना सीवियर लेवल पे नहीं होगा. तो कहीं ना कहीं वो आपके इम्यून सिस्टम को ही हेल्प कर रहा है ना, वैक्सीन से कहाँ, वायरस से कहाँ प्रिवेंट कर रहा है. सो द सेम गोज विद होम्योपैथी आल्सो. लेकिन ये जो बैलेंस्ड अप्रोच है पब्लिक डोमेन में, इवन डॉक्टर्स में भी नहीं आता है. But we have a belief system where knowledge is very variant. It is having diverse system of education also. तो हम सबको admire करते हैं और सबको respect करते हैं और सबको study भी करते हैं personally. So that is my answer. अगर आपके तरफ से कुछ ऑथेंटिक लिंक्स या फिर जो है डॉक्टर्स का अगर कुछ होम्योपैथी में मिल सका तो जो है ऐसे आंध्रप्रदेश को भी जो है इम्यून सिस्टम के लिए बूस्ट करने में कुछ I'll share. मुझे थोड़ा टच में रहे, मैं बहुत ज़्यादा बिजी रहता हूँ टू बी वेरी ऑनेस्ट, तो याद नहीं रहता. कोई मुझे पिंग करे तो शायद मैं शेयर कर सकता हूँ. मैं तो चाह रहा था कि स्टेट लेवल का कोई प्रोग्राम हो जहाँ पर इस तरह के सवाल जवाब लिए जाएं, ताकि और थोड़ा सा अपने कैडर में ये डिस्मिनेट होगा. तेलंगाना में तो हम लोग बहुत कर रहे हैं, तो दैट्स माय सजेशन. एजाज और रोशन भाई दोनों एक लीड्स वगैरह, जज़ाकल्लाह. लुकमान भाई, और एक सवाल है हमारे पास, क्या हम रोजे के वक्त पे वैक्सीन ले सकते हैं? यस, ले सकते हैं. शरीयन अपने से भी पॉसिबल है. जी, is it right to take vaccine if you have any skin infection? स्किन इन्फेक्शन को वैक्सीन से लिंक नहीं है, लेकिन स्किन इन्फेक्शन में बहुत सारे इन्फेक्शंस ऑटो इम्यून होते हैं. अगर आपको ऑटो इम्यून स्किन डिसऑर्डर है तो थोड़ा सा वैक्सीनेशन का मसला हो सकता, जब आपको बाज़ाब्ता एक डॉक्टर का कंसेंट की जरूरत है. लेकिन इन जनरल स्किन इन्फेक्शन को वैक्सीन से कोई मसला नहीं है, ले सकते हैं. अलबत्ता स्किन का वो एरिया जहाँ पर इन्फेक्शन नहीं हो गए, वहीं पर उसको एंटीसेप्टिकली क्लीन करके दे देंगे, कोई मसला नहीं है. और रोजे की हालत में वैक्सीन ले सकते हैं, वो शरई नुक्ता नज़र से भी प्रूवन है, मेडिकली भी कोई मसला पैदा नहीं करेगा, नथिंग टू वरी. लेकिन फिर भी जब वैक्सीन ले रहे हैं तो मत रहें रोजा. खुदा खासा अगर कोई हालत हो जाती है तो आपको रोजा तोड़ने की नौबत ना आए. देयरफॉर इट्स प्रिवेंटिवली मत रहें रोजा, मेरा पर्सनल ओपिनियन है. और आखिरी सवाल है, हाउ शुड वी टेक प्रिकॉशंस एट होम, और हाउ कैन वी और लोगों को कैसा उनका इसका एहतराम पहुंचाए कि वो बाहर ना फिरें और घरों में ही बैठे. पब्लिक डोमेन में आपको वर्क करना है तो प्रोग्राम्स मल्टीपल लेवल पे करें. प्रोग्राम्स में डिस्कशंस हो, सवाल हो, रियलिस्टिक इश्यूज हो. Like you are not going to make every topic in ideological perspective. Don't make every topic in a subjective level. उसको रियल इश्यूज के साथ, रियल क्वेश्चंस के साथ, रियल टाइम इश्यूज, रियल टाइम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हुए प्रोग्राम्स करें, तो पब्लिक में ज्यादा से ज्यादा बोलने के बाद ही चेंजेस आएंगे. पब्लिक डोमेन में वो बिहेवियर आएगा. कहीं ना कहीं कभी कभार डराने की जरूरत भी पड़ेगी, नॉट जस्ट बोलना या फिर सपोर्ट करना, आपको डराने की भी नौबत आएगी. और कैसे मैनेज करें बोल, तो एक तो बाहर ही ना निकले, ठीक है, और अगर निकलते हैं तो डबल मास्क इस्तेमाल करें, फिजिकल डिस्टेंसिंग करें, डाइट अच्छे से लें और एक्सरसाइज करें, और अपने सर्कल में हर वो इंफॉर्मेशन जो प्रिकॉशनरी है उसको बार बार बोलते रहें. यू शुड बी इंफॉर्मेशन स्प्रेडर, नॉट कोविड स्प्रेडर. ठीक है, लाइक वर्ड ऑफ द माउथ बना लें, वर्ड ऑफ द माउथ, दैट्स व्हाट आई कैन से.
जी, जज़ाकल्लाहु खैर लुकमान भाई। और किसी के पास कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो हमें I would सेशन यहीं I से would like to leave. हाँ, ठीक है लुकमान भाई। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम। मैं पहले इंशाल्लाह हम ये सेशन को एंड करेंगे। मैं पहले शुक्रगुजार हूँ लुकमान भाई का, बहुत बिजी टाइम में भी हमारे लिए हमें हमारे लिए टाइम काट के वो इस सेशन को आए थे। मैं उनके लिए शुक्रगुजार हूँ। अल्लाह ताला उनके जो भी एफर्ट्स हैं उसको कबूल करें और उनको कामयाब करें, आमीन आमीन। आमीन। जज़ाकल्लाह। और मैं एजाज भाई का भी शुक्रगुजार हूँ, वो हमारे पूछते ही ऐसे वो कंट्रीब्यूशन का देने के लिए क्या अहम चीज है बोल के, तो वो हमारे इस प्रोग्राम में मौजूद है। और मैं अपने पार्टिसिपेंट्स का भी शुक्रगुजार हूँ, जो इस कम समय पे आप हमारी जो एक पैंडेमिक के बारे में जानकारी करने के लिए आप लब्बैक कहते हुए इस प्रोग्राम में शामिल हुए थे। इंशाल्लाह इस चंद मैं ये समझता हूँ कि इस सेशन से हम सबको फायदामंद हुआ था, और हर एक इससे थोड़ा ना इल्म जान लिए। और बेहतर ये है कि स्टे होम और स्टे सेफ। जज़ाकल्लाहु खैर।